नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पोल साइंस की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 11 पोल साइंस के एनुअल एग्जाम के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। जहां तक आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बात है तो देखिए, चाहे आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो चाहे आप नॉन बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हो, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट टूल होता है टॉपर्स के लिए। जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। जैसे सबसे पहले तो हमारा पैटर्न को लेकर के एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि कितने 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, कितने आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, कितने आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्या कुछ रहेगा। तो उसके बाद जब हम रिवीजन में जाते हैं तो हमारा फोकस लेवल है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वो माइंड में क्लिक करता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम में रहेंगे, हमें इसके ऊपर इतना फोकस करना है। ओके, सेकेंड थिंग, जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं, मान लीजिए कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी खासी ठीक ठाक चल रही है, ऑलरेडी हम सिलेबस को रिवाइज कर चुके हैं, तो जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और हमें लगेगा कि भाई ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो हमारा मोराल है वो बूस्ट होता है। तो हमारे लिए वो बेटर होता है कि जब मोराल बूस्ट होता है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। दूसरा, इन केस कि हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं जा रही, अभी आकर के हमें पता चला कि भाई ये सब्जेक्ट भी हमारे पास है, ये भी पढ़ना है, एग्जाम पास में आ चुके हैं, तो उस वक्त जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। हमें लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया, डिफ़िकल्ट हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमारे सर के ऊपर से जा रहे हैं। तो उस वक्त भी ज़रूरी होता है कि उससे भी हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है और हमें लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तो उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है सैम्पल क्वेश्चन पेपर से। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको लेकर के भी हमारा माइंड है थोड़ा क्लियर हो पाता है। ओके, तो आज हम ऐसा ही एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, विद सॉल्यूशन हम बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा हम अपनी ट्रेन को, अपनी गाड़ी को दौड़ा करके चलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में, डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इंक्लूड किए। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम के लिए ये सिंपल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की। तो यहाँ पे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये आपका क्लास 11th पोल साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको टाइम मिलेगा 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर मिलने वाले हैं, और टोटल मार्क्स रहेंगे 80। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट फाइल 10 मार्क्स की होती है, 10 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, जो कि होपफुली आपका हो चुका होगा। उसके बाद बात की जाए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 जो रहेंगे यहाँ पे, वो MCQs रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले, 1 मार्कर रहेंगे। उसके बाद 13 to 18 जो सेक्शन बी रहेगा आपका, यहाँ पे आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर। उसके बाद 19 to 23 क्वेश्चन की बात करें तो वो रहेंगे आपके 4 मार्कर क्वेश्चन। क्लियर, यानी कि यहाँ पे 4 मार्कर क्वेश्चन रहने। उसके बाद 24 तो 25 जो क्वेश्चन रहेंगे, 24 रहेगा आपका केस स्टडी बेस्ड, और 25 जो रहेगा वो आपका कार्टून बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप के कार्टून जितने भी आपकी बुक में दिए गए हैं, NCERT की बुक में, तो उनको भी मोटे तौर पे एक बार देख लीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसका डाउट ले सकते हो, क्योंकि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में रहने हैं। उसके बाद 26, 27, 28, 29 और 30 ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि 6 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो ये आपका पैटर्न रहेगा। 1 मार्कर 1 to 12, 13 to 18 2 मार्कर, 19 to 23 4 मार्कर, 24th पैसेज बेस्ड, 25th कार्टून बेस्ड, और 26 to 30 ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 6 मार्कर रहेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेक्शन ए। चलिए, फर्स्ट आपका पहला जो सेक्शन है ए, इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सिटीजनशिप कंसिस्ट इन द राइट ऑर्डरिंग ऑफ लॉयल्टीज, हु सेड दिस, ये किसने कहा है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी होगा, बॉयड का स्टेटमेंट है ये। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड द लीगल राइट्स, जो लीगल राइट्स हमें मिलते हैं, लीगल राइट्स यानी कि जिनको हम हिंदी में कहेंगे कानूनी अधिकार जो हमें मिलते हैं, उनके पीछे फोर्स क्या होती है? तो उनके पीछे फोर्स ऑफ लॉ होती है। कानूनी जब लीगल राइट्स है तो लॉ की ही फोर्स होगी वहाँ पर। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर भी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
रिटायर एट द एज ऑफ, किस एज में रिटायर होते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। 65 ईयर्स की एज में वो रिटायर हो जाते हैं। हाई कोर्ट के जजेस है वो 62 ईयर्स की एज में रिटायर होते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी रहने आ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, 4 हमारा क्वेश्चन दिया गया, द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, इनके नंबर्स कौन फिक्स करता है, इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ए, पार्लियामेंट फिक्स करता है इसको। उसके बाद 5th क्वेश्चन दिया गया, द सुप्रीम कोर्ट सिट्स एट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठती है भाई, ये दिल्ली में बैठती है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन दिया गया, 6th क्वेश्चन है हमारा, यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पावर्स है वो 3 लिस्ट में डिवाइड की गई है, तो इसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ओके, तो इसमें यूनियन लिस्ट कौन सी होती है, वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बनाती है, और इसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अभी की बात करें तो 101 सब्जेक्ट्स हैं, ओके एट प्रेजेंट, लेकिन ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट थे, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7th आपका क्वेश्चन दिया गया, 7th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, इसमें से क्या है जो इंडियन फेडरेशन का फीचर नहीं है, तो इसमें डी करेक्ट आंसर रहेगा। ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं होती है, ओके नोट पूछा है, तो ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं होती है। हम चाहे हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, वी ऑल आर इंडियंस। यूएसए की बात करें तो वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, अपने यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट द टेन्योर ऑफ पंचायत्स इन ऑल स्टेट्स इज, देखिए पंचायत जो होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है ये हमें बताना है। देखिए 5 ईयर्स का होता है, एक बार अगर पंच या सरपंच चुने जाते हैं तो 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया कि सेक्युलर स्टेट मीन्स, सेक्युलर स्टेट कौन सा होता है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से करेक्ट जो आंसर रहेगा, द स्टेट इज इम्पार्शल इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, कि इसमें स्टेट जो होता है उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। ऑल सिटीजन्स रिमेन्स फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल, कि चाहे वो किसी भी धर्म को माने ना माने, उनका पर्सनल मैटर होता है, तो वो ऐसा स्टेट सेक्युलर कहलाता है। वहाँ पे रिलीजन के बेस पे किसी भी टाइप की कोई भी पार्शलिटी नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 10th हमारा क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सेक्युलर इन द प्रिम्बल, कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू सेक्युलर वर्ड को हमारी प्रिम्बल में ऐड किया गया है, पहले नहीं था, ओरिजिनली नहीं था, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 42nd जो हमारा अमेंडमेंट है उसके थ्रू सेक्युलर वर्ड को हमारी प्रिम्बल में ऐड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में आएगा। देखिए इसमें डी फॉरेन अफेयर्स दिए गए, तो देखिए जो विदेश मामले होते हैं ना जितने वो यूनियन लिस्ट में होते हैं, देश को लेना देना होता है उनसे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 12th क्वेश्चन है, लास्ट MCQs में, विथ रेफरेंस टू द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट्स पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इज प्लेस्ड अंडर, तो ये किस में आता है, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है ये स्टेट लिस्ट में होते हैं, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये था आपका सेक्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगला जो हमारा सेगमेंट है बी में हमारे रहेंगे 2 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट दिया गया, व्हाट आर PIL केसेस। PIL केसेस क्या होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। देखिए हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिकाएं, उसी से पता चल जाता है, जो जनता के हित की बात करती हैं वो जनहित याचिकाएं होती है। सो लीगल एक्शन दैट इज टेकन ऑन ए ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी इशू ऑफ ब्रॉड पब्लिक कंसर्न आर नोन एज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, यानी कि ऑल दोज केसेस विच आर रिलेटेड टू द जनरल पब्लिक आर नोन एज द पब्लिक इंटरेस्ट केसेस, उनको हम बोलेंगे। यानी कि जो आम जनता से जुड़े होते हैं उन केसेस को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट केसेस। और जब हम इस टाइप के केसेस के लिए हम किसी प्रकार की मान लीजिए कि रिक्वेस्ट डालते हैं कोर्ट में, तो उसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, याचिकाएं। ओके, तो इफ़ द केस इज सक्सेसफुल, अगर केस सक्सेसफुल रहता है, इट विल बेनिफिशियल फॉर द एंटायर सोसाइटी, ये पूरे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। इसमें एक व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होता। मान लीजिए किसी पर्सन ने PIL डाल दी इन्वायरमेंट के इश्यू को लेकर के, भाई उसके घर में ही थोड़ा ही धुआं हो रखा है,
उसके घर में थोड़ा ही सारा पॉल्यूशन हो रखा है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। ओके, तो उनको PIL बोलते हैं। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए टाइप ऑफ ए लिटिगेशन विच इज रिलेटेड विद द पब्लिक और द लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो कि पब्लिक या लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी उससे रिलेटेड होते हैं, तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहेंगे उस याचिका को। और पब्लिक से जुड़े होते हैं तो इनको पब्लिक रिलेटेड केस भी कह सकते हैं। उसके बाद 14th आपका क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, विच आर द 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द जिला परिषद। जिला परिषद है उसके 2 फंक्शन बताने, डेवलपमेंटल फंक्शन। देखिए फर्स्ट है इसका, इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए पूरी डिस्ट्रिक्ट के जो डेवलपमेंट प्लान है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द जिला परिषद। सेकेंड, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। जितनी भी ग्राम पंचायत होती है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे मनी डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर है वो भी जिला परिषद ही देखता है। ओके, तो ये 2 फंक्शन हो गए। कौन से फंक्शन बताने थे? डेवलपमेंटल फंक्शन हमें बताने थे। उसके बाद 15th हमें क्वेश्चन दिया गया, राइट टू डिमेरिट्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है भाई? संघीय सरकार होती है। जैसे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी हैव द 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन देर इज ए स्टेट गवर्नमेंट, देन देर इज ए लोकल गवर्नमेंट, है ना, अलग अलग। तो ये फेडरल गवर्नमेंट, इसकी कमियां बताइए। इसमें कमियां क्या है? डिमेरिट्स हमें बतानी। पहला है तो इट इज़ इनसफिशिएंट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये थोड़ी सी इनसफिशिएंट कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि लेस पावरफुल, लेस इफेक्टिव कह सकते हैं, लेस इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसमें शक्तियाँ और कानून दोनों बंट जाते हैं आपस में। जब बंट जाते हैं तो दिक्कत आती है कई बार कोऑर्डिनेशन में, पहला ये। सेकेंड, देर इज ऑलवेज ए टग ऑफ वॉर बिटवीन द नेशनल एंड लोकल इंटरेस्ट के बीच में, या नेशनल या लोकल गवर्नमेंट है उसके बीच में कई बार रस्साकसी भी चलती रहती है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, चलता रहता है। ओके, तो ये कुछ इश्यूज है, इससे डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति। भाई जिला परिषद वाले सेम ही लिख सकते हो आप, वो जिला के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, और ये ब्लॉक के लेवल पे होता है। ब्लॉक कैसे बनता है? देखिए ब्लॉक समिति होती है 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 3-4 गांवों को मिला करके एक ब्लॉक समिति बना दी जाती है डिस्ट्रिक्ट की। ठीक, यानी कि सिंगल विलेज के लिए तो एक पंचायत होती है, 2-3 विलेजेस को मिला दिया तो वो होगी ब्लॉक समिति। क्लियर? अब इसके काम क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये हमें बताना है। फर्स्ट, इट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द विलेज पंचायत। जो विलेज पंचायत है उनके काम को सुपरवाइज करती है ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक समिति। इट अरेंज फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसके लिए वो गवर्नमेंट से फंड अरेंज करती है। तो ये इनके फंक्शन होते हैं। उसके बाद आप जनरल भी लिख सकते हो कि टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये भी ब्लॉक समिति का ही काम होता है। टू अवेयर द पीपल, लोगों को अवेयर करना अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये भी इसी ब्लॉक समिति का काम होता है। ओके, ये सब कुछ भी मेंशन किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 17th हमारा क्वेश्चन है, मेंशन 2 प्रोविजंस ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट, देखिए 73rd और 74th दोनों एक साथ आए थे 1992 में। तो इनमें से क्या था कि जो 73rd था दैट वाज फॉर द रूरल लोकल गवर्नमेंट, 74th वाज फॉर द अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड था। तो इसके 2 हमें बताने हैं कि क्या कुछ था उसमें। पहला था कि 74th अमेंडमेंट ब्रोट द म्यूनसिपैलिटी सिस्टम टू अर्बन इंडिया। देखिए इससे म्यूनसिपैलिटी सिस्टम को अर्बन एरिया में लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। सेकेंड, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन वॉज गिवन अंडर दिस 74th अमेंडमेंट के थ्रू। महिलाओं के लिए 1/3 33% रिजर्वेशन दिया गया था अर्बन लोकल बॉडीज़ में। और थर्ड था रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs ऑल्सो गिवन थ्रू द 74th अमेंडमेंट के थ्रू। SCs और STs है उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया गया था। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें हुई थी 74th में। किसके लिए था? अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए था। क्लियर? उसके बाद 18th है, व्हाट आर लीगल राइट्स। लीगल राइट्स कौन से होते हैं, कानूनी अधिकार कौन से होते हैं? अ लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट एक्सेप्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। कि लीगल राइट वो राइट होते हैं, वो अधिकार होते हैं जो कानून के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाते हैं और कानून के द्वारा प्रोटेक्ट भी किया जाते हैं। यानी कि वो कानून है वो कहता है कि ठीक है ये आपके पास राइट है, और अगर छीना तो क्या करेंगे, वो कहता है हमारे पास आना, हम बताएंगे। ओके, सो लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट एक्सेप्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड ऑल्सो एनी डिसबेसमेंट ऑफ एनी लीगल राइट इज पनिशेबल बाय लॉ। ये जो लीगल राइट है, क्योंकि इसके पीछे लॉ की पावर होती है, तो अगर डिसबेसमेंट होता है, मान लीजिए कि डिबेसमेंट होता है,
डिबेसमेंट मतलब कि अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो क्या होगा डिबेसमेंट में, कि इसके थ्रू पनिशमेंट भी दी जा सकती है। क्लियर? तो ये होते हैं लीगल राइट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है सेक्शन सी। यहाँ पे हमें दिए गए कुछ 4 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 19th क्वेश्चन दिया गया, गिव सम सजेशंस टू इंश्योर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस इन इंडिया, कि हमें कुछ सजेशन देने ताकि इंडिया में जल्दी से और सस्ते में न्याय जस्टिस लोगों को मिल सके, इसके लिए कुछ सजेशन देना हमें। देखिए फर्स्ट है, इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया द लोक अदालत शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, कि हर स्टेट में लोक अदालत है वो एस्टेब्लिश की जानी चाहिए, हर एक स्टेट में ये होनी चाहिए, क्योंकि लोक अदालत में डिसीजन है वो जल्दी जल्दी आते हैं। सेकंड, टू हैव द स्पीडी जस्टिस, टू हैव द स्पीडी जस्टिस द पेंडिंग केसेस शुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स एट द अर्लीस्ट। अगर स्पीडी जस्टिस के लिए ये भी जरूरी है, जो लाखों केसेस पेंडिंग है उनको जल्दी से जल्दी डिसाइड करे कोर्ट। इसके साथ साथ गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश न्यू कोर्ट्स एज एंड व्हेन नीडेड, कि जहाँ तक ज़रूरत हो नए कोर्ट सेटअप किए जाए। देखिए अगर हम बात करें लास्ट 30-40 ईयर से, तो कोर्ट्स उतने ही अपने, जबकि पॉपुलेशन है वो लगभग डबल हो चुके ऑलमोस्ट, तो ज़रूरी है कि नए कोर्ट भी सेटअप किए जा सकते हैं। द कोर्ट फीस एज वेल एज द फीस ऑफ द एडवोकेट्स शुड बी कंट्रोल्ड एंड मिनिमाइज्ड। इसके साथ साथ कोर्ट की फीस है या एडवोकेट की फीस है वो कंट्रोल्ड और मिनिमाइज्ड होनी चाहिए। ओके, वो ऐसा नहीं कि मनमर्जी की फीस होनी चाहिए, तो ये किए जा सकते हैं फॉर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया, 20th हमारा क्वेश्चन रहेगा, राइट 4 मेन डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन में हमें डिफरेंस बताने हैं। 2-3 बता दोगे तो भी चलेगा। देखिए फर्स्ट दिया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इज़ वेरी नॉन फ्लेक्सिबल देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, उसको जैसे मर्जी चाहे हम तोड़ मरोड़ मतलब चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, जबकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन फ्लेक्सिबल है। सेकंड, while the US has the presidential form of government, India has the parliamentary form of government. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे हेड ऑफ द और गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, अपने यहाँ पे गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसके अलावा तीसरा थर्ड जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सिटीजनशिप्स, वी हैव द, अगर हमारी बात करें तो हमारे यहाँ पे एकल, ओके, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, और अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है, तो ये भी एक डिफरेंस है। क्लियर? तो ये 20th हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 21st हमारा रहेगा। 21st जो हमें क्वेश्चन दिया गया, गिव एनी 4 चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द पंचायती राज एक्ट टू इम्प्रूव द, पंचायती राज को इम्प्रूव करने के लिए कौन से 4 चेंज किए गए। पहला जो चेंज लेके आए थे 1992 में जो पंचायती राज एक्ट के थ्रू, एक तो ये था स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो एस्टेब्लिश किया गया था। एंड द मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने लोकल बॉडीज़ के ऑन टाइम, टाइमली इलेक्शन के लिए, पहले ये कमी रहती थी, तो एक तो ये किया गया। सेकंड है रिजर्वेशन फॉर द SC and STs के लिए रिजर्वेशन दी गई है, एंड ऑल्सो देर इज़ ए रिजर्वेशन फॉर वीमेन, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वीमेन के लिए दी गई इस एक्ट के थ्रू। फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट की ड्यूरेशन है वो फिक्स कर दी गई, अर्लियर इट वॉज नॉट फिक्स्ड, कभी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते थे, कभी 10 के बाद, और कभी भूल भी जाते थे। ओके, ऐसा होता था। अब 5 ईयर्स मीन्स 5 ईयर्स। ओके, इसके साथ साथ सेपरेट पावर्स एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब लोकल गवर्नमेंट के लिए पहले क्या था कि देयर वाज द लोकल गवर्नमेंट पहले थी, लेकिन क्या था, उनके पास ना तो पावर थी ना रेवेन्यू था, ना पैसा था ना पावर थी, तो करते क्या, नाम की थी। अब क्या किया गया कि उनकी सेपरेट उनको पावर्स दे दी गई, उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो भी फिक्स कर दी गई, तो अभी ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। ओके, तो ये सारे चेंजेज आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए थोड़ा सा हम फास्ट ले रहे हैं क्योंकि आप पहले ही सिलेबस को कर चुके हो, तो यहाँ पे हम एक हिंट आपको दे रहे हैं। आंसर्स मत लीजिए इनको, आप यूँ सोच सकते हैं कि ये हिंट आपके लिए। जस्ट मेंशन द 4 फोर्सेस दैट थ्रेटन द ग्रोथ ऑफ द सेक्युलर स्टेट इंडिया। देखिए इंडिया के सेक्युलरिज्म के लिए क्या कुछ खतरे हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, तो उसमें एक तो कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म मीन्स रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो बड़ा खतरा है कि वो वोट बैंक के लिए कई बार कुछ भी किया जा सकता है, तो वो एक बड़ा खतरा है सेक्युलरिज्म के लिए। सेकेंड है रिलीजियस इंटॉलरेंस दैट इज़ इंक्रीजिंग
क्वाइट ए लॉट ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। अगर हम सोशल मीडिया के पीरियड की बात करें तो काफ़ी बढ़ गया है, एक दूसरे धर्म को लेकर के छींटाकशी ज़्यादा होती है, तो ये भी एक सेक्युलरिज्म के लिए एक बड़ा थ्रेट है। इसके साथ साथ डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम है दैट इज़ क्वाइट डिफेक्टिव। इट मीन्स दैट वी आर अनेबल टू जनरेट दैट टाइप ऑफ द जैसे सेक्युलरिज्म है जो ब्लड में जनरेट हो जानी चाहिए थी, वो हम एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जनरेट ही नहीं कर पाए हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारा ड्रॉबैक रहा है जो सेक्युलरिज्म के लिए थ्रेट है। इसके साथ पोवर्टी का मतलब ये होता है कि जब बंदा पुअर हो ना, तो वो कई बार कुछ चीज़ें पैसे के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जो कि देश की सेक्युलरिज्म के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। ओके, तो ये कुछ थ्रेट्स हैं। उसके बाद 23rd हमारा क्वेश्चन रहेगा, 23rd क्वेश्चन दैट इज़ ऑल्सो ए 4 मार्कर क्वेश्चन। 23rd की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया कि हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इंश्योर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। हमारे यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है सॉरी, इंडिपेंडेंट कैसे है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ किया गया। तो पहला है प्रोटेक्टिंग सैलरीज एंड सर्विसेज कंडीशंस ऑफ द जजेस। जो प्रोटेक्टिंग सैलरीज एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द जजेस, जो जजेस की सैलरीज है वो सर्विस कंडीशन है, वो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ना तो वो डिपेंड करते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ना ही वो डिपेंड करते हैं हमारी पार्लियामेंट के ऊपर। ओके, उन ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो इससे वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर पाते हैं। ओके, सेकंड, प्रोहिबिटिंग द जजेस फ्रॉम कैरिंग ऑन प्रैक्टिस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ आफ्टर द रिटायरमेंट। इसके साथ साथ देयर इज ए कंप्लीट बैन ऑन द जजेस टू कैरी ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। अब देखिए ये भी ज़रूरी है इंडिपेंडेंसी के लिए, फ्री एंड फेयर जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद जजेस के ऊपर कंप्लीटली बैन होता है कि वो प्रैक्टिस करेंगी। एज ये नहीं कि ब्लैक कोट पहन के वो आ गए और कोर्ट में आकर के बैठ जाएंगे, तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो उनके ऊपर बैन लगाया गया है। इससे भी फ्री एंड फेयर जस्टिस है वो इंश्योर होता है। इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग सिंगल जुडिशरी, हमारे यहाँ पे सिंगल जुडिशरी सिस्टम है, हर स्टेट का अपना नहीं है। अपने यहाँ पे देयर इज़ ए हाई कोर्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है वो सिंगल है, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो पूरे देश के लिए लाइक दैट ऑफ ए लॉ होते हैं। ओके, तो इससे भी कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता। इसके साथ साथ इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जजेस, जैसे वंस द जजेस आर अपॉइंटेड दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट, कि एक बार उनको अगर अपॉइंट कर दिया तो बिना बात के उनको हटाया नहीं जा सकता। ओके, बहुत बड़ा अगर मसला हो जाए तो वो अलग बात है, उसकी भी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, अदरवाइज उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इससे भी उनमें ये रहता है कि भाई हम एक बार अलग गए ना तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको प्रेशराइज नहीं कर पाती। सो ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन डन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंसी एंड द फ्री एंड फेयर जस्टिस इन इंडिया। उसके बाद सेक्शन डी दिया गया है। सेक्शन डी की बात करें तो इसमें 24th क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया एक पैसेज, और इस पैसेज पे बेस्ड आपके रहेंगे क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट रहेगा 1 मार्कर, सेकंड 1 मार्कर, और थर्ड रहेगा आपका 2 मार्कर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद 25th क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपका कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। 25th इस पर बेस्ड फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे। देखिए दिस कार्टून, ये कार्टून किसके रिगार्डिंग है, दिस कार्टून इज रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ द न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड दिस कार्टून इज कन्वेइंग द मैसेज दैट द डिमांड, जो डिमांड थी न्यू स्टेट्स की, दैट इंक्रीज डे बाय डे। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज डिमांडिंग न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। तो ये कुछ ये बता रहा है। और ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि 1956 में अपने यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो सेटअप किया गया था। तो उसके बाद लोगों ने कल्चर या फिर लैंग्वेज के बेस पे डिमांड करनी शुरू कर दी थी, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो सेटअप किया गया था कब, 1953 में सेटअप किया गया था, और 1956 में पहला स्टेट बना था लैंग्वेज के बेस पे, दैट वाज द आंध्र प्रदेश। ओके, ये सब कुछ आपको बताना है। तो ये जो कार्टून आपके NCERT में दिए गए तो उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन ई जो रहेगा, इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 मार्कर। इसमें से आपको यानी 5 क्वेश्चन करने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका व्हाट आर द राइट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट्स एंड क्लेम्स, राइट्स क्या होते हैं और राइट्स और क्लेम में डिफरेंस क्या होता है। हमने चैप्टर डिस्कस किया, तो चैप्टर के साथ हमने इस चीज़ की बात की, तो इंपॉर्टेंट है ये, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपको। उसके बाद है व्हाट आर द हिंड्रेंसेस टू गुड सिटीजनशिप, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। अच्छी सिटीजनशिप के लिए कौन कौन सी समस्याएं या बाधाएं होती है और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें इंडोलेंस का मतलब होता है इनएक्टिविटी, कि जब हम एक्टिव ना हो,
अपने ड्यूटीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम अच्छे सिटीजन नहीं बन पाते। जैसे इलिटरेसी, इफ द पर्सन इज इलिटरेट, अगर कोई पर्सन इलिटरेट है तो वो अपने राइट्स को लेकर के अवेयर नहीं होगा। ओके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सोया रहेगा, तो यहाँ पर भी वो अच्छा सिटीजन नहीं बन पाता। पॉवर्टी, कास्ट सिस्टम, पार्टी स्पिरिट, कई बार समझते हैं कि पार्टी सब कुछ है, हम देश को या फिर लॉजिक भूल जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है अच्छे सिटीजन होने में। और इसके साथ साथ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म मीन्स दैट वंस जब हम रिलीजन को कहीं ना कहीं देश के साथ आगे ले आते हैं तो वहाँ पर भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 28th हमें क्वेश्चन दिया गया है। 28th हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ सेक्युलरिज्म एम्बॉयडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बताना है हमें? हमें हमारे सेक्युलरिज्म के मेन पॉइंट्स बताने हैं जो एम्बॉडाइड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, देखिए सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म, जैसे इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, तो इंडिया सेक्युलर कैसे है? सेक्युलर कंट्री का मतलब है कि वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, ईच एंड एवरी सिटीजन फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल। किसी भी धर्म को माने ना माने उसका ये पर्सनल मैटर होता है। एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो जॉब के मामले में हो, एडमिशन के मामले में हो। तो इसे हम कहेंगे कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। ओके, अब ये आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हैं, क्या कुछ इसमें दिया गया। इसके साथ साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वी आर हैविंग वन फंडामेंटल राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो सेपरेटली हमें दिया गया है। ओके, तो वो सब कुछ मेंशन करके इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद 29th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, explain in detail. Council of Ministers means it includes all type of the ministers including the Prime Minister, इसमें आ जाते हैं। एंड उसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि देर आर द थ्री टाइप्स या थ्री कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर्स। उसमें आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनका बताओगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दीज आर द इंचार्जेज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के इंचार्जेज होते हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, जिनके पास लेस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट होते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थर्ड टाइप के होते हैं, वो डिप्टी मिनिस्टर की तरह होते हैं, वो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और मोस्ट ऑफ द जो डिसीजंस होते हैं, मेजर डिसीजंस होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। ओके, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के मेन फीचर्स बताने, ये आप 10th क्लास में भी कर चुके हो। तो 4-5 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 31st आपका जो क्वेश्चन रहेगा, इलस्ट्रेट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स द फैक्टर्स दैट लीड टू द एमरजेंस ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग्स। आपको एग्जाम्पल्स देके बताने हैं कि कौन से फैक्टर थे वो नेशनलिज्म के राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ओके, देश में जो नेशनलिज्म की शुरुआत होती है तो वो क्यों हुई थी, तो कई सारे फैक्टर्स थे उसमें, जैसे रोल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रोल ऑफ द फिलोसफर्स, रोल ऑफ द मीडिया, कह सकते हैं प्रिंट मीडिया, रोल ऑफ द इंडियन लीडर्स, रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं रोल ऑफ द पिक्चर ऑफ भारत माता। ओके, इसके साथ साथ ट्राई कलर, नेशनल फ्लैग, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से कुछ आप लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये रहेगा आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर कैसे आप हमसे जुड़ सकते हो, तो देखिए उसका लिंक है आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। और इसके साथ साथ इंस्टा पर भी आप मेरे साथ गपशप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ हमने चैप्टर्स को समराइज़ करके हिंदी मीडियम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। तो अगर आपको वो वीडियोस लगे कि हाँ मुझे क्विक रिवीजन चाहिए कि मोटे तौर पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, क्लास 11th पोल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स की अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारा आपको कंटेंट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।